Hello, good morning, students. Welcome. This is lesson number 33 today. And today we are going to solve some important numericals based on circuits. And we're going to use Kirchhoff rules to solve these questions. Exam में एक 3-mark question based on circuits always comes. So we got to prepare for this question very nicely. इसमें थोड़ा सा 10th क्लास का मैथमेटिक्स भी है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ बिफोर आई वेंचर इनटू द सब्जेक्ट मैटर. दिस थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ये बहुत सिंपल है एंड मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दीज थिंग्स, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी हैबिचुअल इन डूइंग मैथमेटिक्स, उनको मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम डिस्कसिंग कि कोई भी दो अगर इक्वेशंस हों टू वेरिएबल्स में, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं. आप जानते हैं कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं पहले. जैसे फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 3x आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 3x हो जाएगा, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये x कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी. ये जो y की वैल्यू आ गई, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल के और x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट रिपीटिंग, अगर दो इक्वेशंस हैं तो आप एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करें. जो सेकेंड वेरिएबल का जब आंसर आ जाए तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा. इट इज़ सो सिंपल. आई एम नाउ डिस्कसिंग कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं. Whether you have practice or you do not have practice doesn't really make that much of difference, but you must know कि what is the procedure. हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेते हैं. उसमें मान लिया कि हमने x को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी y और z में. फिर हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लेते हैं, दोबारा से वही वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं जो हमने फर्स्ट केस में की थी. जैसे x को हमने पहले एलिमिनेट किया तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 लेंगे तो दोबारा से हमें x को एलिमिनेट करना है, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी y और z में. तो हमारे पास अभी पहले y और z में एक इक्वेशन थी, y और z में एक और इक्वेशन आ गई. अब हम y को एलिमिनेट करेंगे. इन दोनों इक्वेशंस को लेना है, y को एलिमिनेट कर दीजिए तो उससे आपको पहले z मिल जाएगा. जब z की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन a या b में y और z वाली इक्वेशन में किसी एक में डाल के दूसरे वेरिएबल निकाल लें. ये दो वेरिएबल आने के बाद इनमें से किसी इक्वेशन में डाल दें, उससे आपको x की वैल्यू भी आ जाएगी. तो although it looks little strange and laughable कि I should be really telling you all this, but my experience tells me students कि there are many number of students जो questions के अंदर, फिज़िक्स के questions के अंदर अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को यूज़ करते हैं और बहुत प्रेशियस टाइम एग्ज़ाम में इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में लगा देते हैं. इफ़ यू डू नॉट हैव मच प्रैक्टिस तो जो आप आंसर कैलकुलेट करेंगे एग्ज़ाम में, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक होगा विल बी ऑन द लोअर साइड. तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि वो पहले अच्छे से लर्न कर ले हाउ टू सॉल्व 2 इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व 3 इक्वेशंस, और उसके बाद ही इस सब्जेक्ट मैटर में एंटर करें. चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज़ लेसन. टुडेज़ लेसन इज़ लेसन नंबर 33 और इसमें हमने इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं बेस्ड ऑन किरचॉफ रूल्स. स्टूडेंट्स, मे आई ऑल्सो इन्फॉर्म यू दैट वी लर्नड 2 रूल्स ऑफ किरचॉफ. पहले को हम जंक्शन रूल कहते थे. उसमें हम कहते हैं कि जितना करंट एक जंक्शन के पास आता है
उतना ही करंट उस जंक्शन से दूर चला जाता है। दूसरा रूल ये कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ में जो एल्जेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ्स होती हैं एंड जो एल्जेब्राइक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो सेंटेंसेस याद करने की जरूरत नहीं है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। किसी भी क्लोज पाथ में आपने एल्जेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ्स को ऐड करना है, लेना है, प्लस एल्जेब्राइक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस भी लेना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। आपने ये लर्न किया था कि इसमें हम दो साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं। पहला, अगर करंट फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्किट लाइन दैट यू हैव चूजन, तो उस केस में जो प्रोडक्ट आता है I इंटू आर का वो नेगेटिव माना जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर करंट की डायरेक्शन और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम हो तो जो प्रोडक्ट है ऑफ I एंड R दैट इज टेकन नेगेटिव। अगर ऐसा नहीं होता तो इट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। दूसरा, अगर सर्किट लाइन की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है इन ए बैटरी, तो उस बैटरी की ईएमएफ को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें अच्छे से याद करनी हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको भी ये चीज़ें याद हो जाएं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी कम इन द एग्जाम फॉर 3 मार्क्स एंड द क्वेश्चन इज सिंपल। ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द करंट इन द वेरियस ब्रांचेस। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए यूजिंग किरचॉफ रूल्स। कैसे करते हैं दैट ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डेमॉन्स्ट्रेट। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि अगर हम बहुत सारे करंट स्टार्ट कर लेते हैं I1, I2, I3, I4, I5, तो फिर उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो 5-6 अगर इक्वेशंस हो जाएंगी तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो द मॉरल ऑफ दिस इज ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द क्वेश्चन बाय मेकिंग यूज ऑफ किरचॉफ रूल्स। सेकेंड पॉइंट दैट वी आर लर्निंग इज कि आप करंट की डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कर सकते हैं, provided you are following the junction rule. In most of the cases in the exam, they give you the current distribution, but we are presuming that they've not given the current distribution. For example, अगर हम यहां से चले, मान लिया with a current I1 इस ब्रांच में, तो कुछ करंट फिर इधर जा सकता है। मान लिया वो करंट क्या है, I2। अगर I1 करंट आ रहा था और I2 करंट चला गया उधर, तो यहां कितना बचेगा? वो बचेगा I1 माइनस I2। इसको we say यूजिंग किरचॉफ रूल्स। अब देखिए, I2 करंट इधर से आ रहा है, मान लिया I3 करंट इधर से आ रहा है, और ये दोनों करंट मिलके यहां कितना बन जाएगा, I2 प्लस I3। ये देखिए, I2 प्लस I3 करंट इधर से आ रहा है और I1 करंट इधर चला गया, तो फिर करंट कितना बचा, I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर से देखें, I1 माइनस I2 इधर से आ रहा है, I2 प्लस I3 माइनस I1 इधर से आ रहा है, और ये दोनों मिलके टोटल करंट कितना बनाएंगे, I3। हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है। यू विल से कैसे पता चला, जितना करंट एक बैटरी से निकला उतना ही करंट वापस आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन द वेरियस ब्रांचेस यूजिंग किरचॉफ रूल्स। सेकंड होता है कि हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। जितने वेरिएबल हों स्टूडेंट्स, उतने ही क्लोज पाथ लेने हैं
और हर एक क्लोज पाथ के लिए एक इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में वेरिएबल है I1, I2 एंड I3। इसका मतलब 3 वेरिएबल्स हैं। इट इंडिकेट्स कि हमें 3 क्लोज पाथ लेने चाहिए और हर एक क्लोज पाथ के लिए एक इक्वेशन लिखनी है। क्लोज पाथ कोशिश करके छोटा सा छोटा रखें ताकि जो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएं वो कम हो। जितना बड़ा क्लोज पाथ लोगे उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी एंड इट बिकम लिटिल कॉम्प्लेक्स। सो छोटा क्लोज पाथ लेना चाहिए। What do I mean by छोटा क्लोज पाथ? फॉर एग्जाम्पल, हम A से चलें, B पे जाएं, C पे आएं एंड बैक टू A। इसको हम कहते हैं वन क्लोज्ड पाथ। तो इन A B C A अब हमने इक्वेशन लिखनी है यूजिंग किरचॉफ लूप रूल, सेकेंड रूल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो मैं बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां से चले तो जैसे ही हम इस साइड को जा रहे हैं हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम है। जब करंट और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम होती है तो उस प्रोडक्ट को नेगेटिव लिखा जाता है, इसलिए लिखा -4 × I2। आगे चले, अब हम B to C जा रहे हैं और हमारा करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। सो इट विल बी -2 × I2 + I3। चलिए इधर आ जाइए, अब हम इधर जा रहे हैं C to A। डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है, तो ये प्रोडक्ट विल बी व्हाट? नेगेटिव 1 × I1। और अब हम यहाँ पे देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, सो हम स्मॉलर से हायर वैल्यू जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। सो द वोल्टेज इज टेकन एज पॉजिटिव +10। दैट्स हाउ वी हैव रिटन दिस इक्वेशन। चलिए एक और क्लोज पाथ लेके आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि किस तरीके से ये इक्वेशन लिखी गई है। जैसे अब हम क्लोज पाथ लेते हैं ACDA, तो यहां से चले, आप देख रहे हैं कि हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं ऑफ द वोल्टेज, तो नेचुरली ये वोल्टेज कैसी होगी? -10। हम ऐसे जा रहे हैं, सर्किट लाइन ये है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव +1 × I1। यहां क्या हो रहा है? अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट विल बी -2 × I2 + I3 -I1। और इधर देखें क्या हो रहा है, हम जा तो ऐसे रहे हैं लेकिन करंट उधर से आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इट विल बी +4 × I1 -I2। तो दैट इज इक्वल टू देन 0। अब हमने 2 क्लोज पाथ लेके 2 इक्वेशन लिख दी। एक और क्लोज पाथ लेना है, जैसे मान लिया हम यहां से चलें BCD एंड बैक टू B। सो यहां पे देखें कैसे इक्वेशन लिखेंगे। हम जा रहे हैं नीचे जैसे ऐसे करके, सो डायरेक्शन ऑफ सर्किट लाइन और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। स्टूडेंट्स इसको याद कर लें कि जब करंट और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम होती है तो द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। यहां पे भी करंट और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम है, इसलिए द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। फिर यहां कुछ नहीं है, यहां वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ऐसी वोल्टेज को तो प्लस लेना होगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमको इन तीनों इक्वेशंस को I1, I2, I3 के फॉर्म में लिख के और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल लेनी है। मान लिया जो भी आंसर आ जाए, मान लिया वो आंसर आ गया A, B, C, whatever. So that's how we find the current in the various branches. My advice to all students is कि इन इक्वेशंस को जरूर सॉल्व करके देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना टाइम लगता है एग्जाम में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज करेंट्स।
चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वही जो तीन रूल हैं उनको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेन बात स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रैक्टिस की है। अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तो कभी कभी गलती भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में भी वही है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द वेरियस ब्रांचेस। तो हम यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं कि मान लिया एक करंट I3 इधर से आ रहा है, तो कुछ करंट उधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। You will say, why didn't you use the Kirchhoff rules in this? Yes, we could have used. हम कहते कि I3 करंट आ रहा है और अगर मान लिया I2 इधर चला गया तो यहाँ पे करंट कितना होगा? वो होगा I3 माइनस I2। तो अगर हमने नहीं किया कोई बात नहीं, हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं और कहते हैं कि देखिए I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। एक इक्वेशन आ गई। अब कितने वेरिएबल्स हैं? एक I1 है, I2 है, I3। इसका मतलब तीन वेरिएबल्स हैं, तीन क्लोज्ड पाथ लेने हैं, तीन इक्वेशन लिखनी है। एक इक्वेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब हमें सिर्फ दो और क्लोज पाथ लेने हैं, एंड फॉर ईच क्लोज पाथ वी हैव टू राइट वन इक्वेशन। तो लेट अस अगेन ट्राई टू लर्न कि किस तरीके से वी कैन राइट। अब जैसे हमने यहाँ पे एक क्लोज पाथ लिया ABCFA, ये ऊपर वाला क्लोज पाथ। स्टूडेंट्स आप भी कोशिश करें कि देखिए ये जो मैंने पेंसिल से लाइन बनाई है ये सर्किट लाइन है हमारी। आपने स्टार्टिंग में अपने मन में ये सेंटेंस बोलना है कि करंट की डायरेक्शन और सर्किट लाइन की डायरेक्शन क्योंकि सेम है इसलिए द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। फिर आगे आ जाएं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम है इसलिए -1 इंटू I3 होगा। हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए ये वोल्टेज विल बी व्हाट? पॉजिटिव। आगे चले, देखिए करंट की डायरेक्शन ये है और सर्किट लाइन की डायरेक्शन भी वही है, तो इट विल बी -40 इंटू I3, दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट्स हाउ वी राइट द इक्वेशन। अब एक और क्लोज पाथ लेके देखते हैं, FCDEF, नीचे वाला क्लोज पाथ। तो स्टूडेंट्स अब कॉन्सेंट्रेट करें ये लोअर क्लोज पाथ के अंदर। तो इसमें आप देखें सर्किट लाइन ये है लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। 40 मल्टीप्लाइड बाई I3। हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, डाउनहिल जा रहे हैं, तो -45 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और सर्किट लाइन की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। इधर आ जाइए, डायरेक्शन ऑफ करंट राइट में है, सर्किट लाइन ये है, तो ये जो प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? पॉजिटिव। सो दैट प्रोडक्ट इज 1 इंटू I2। अब यहाँ पे हम देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, सर्किट लाइन को देखना है ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो ये -80 हो गया। अब देखिए फिर से हम इसमें कहते हैं कि तीन वेरिएबल्स हैं और तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं इसलिए वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस सर्किट को देख के आपको लग रहा होगा कि ये आपने पहले भी एक बार देखा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था आपने। इस सर्किट का एक खास नाम है कॉल्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क। क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है इसका हमें पहले ही पता लगा लेना चाहिए। कैसे पता लगाते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं? हम पूछते हैं अपने आप से, क्या 3/6 इज इट रियली इक्वल टू 5/4? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। तो क्वेश्चन वही है हर एक में, क्या कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द वेरियस ब्रांचेस।
तो देखिए हमने यहाँ से एक करंट स्टार्ट किया कॉल्ड कैपिटल आई। उस करंट में से मान लिया I1 ऊपर चला जाता है, फिर हमने किरचॉफ जंक्शन रूल लगा के ये कहा कि यहाँ पे करंट होगा I माइनस I1। ये I1 उधर चला गया था, उसमें से मान लिया I2 इधर आ जाता है, तो उधर करंट कितना बचेगा फिर I1 माइनस I2। I2 करंट ऊपर से आ रहा है, I माइनस I1 इधर से आ रहा है, तो टोटल करंट यहाँ कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। अब ये वाला करंट इधर से आ रहा है, वो करंट इधर से आ रहा है, तो ये टोटल करंट कितना बनेगा, आप इनको ऐड कर लें और ऐड करने के बाद ये I आएगा और यही करंट I वापस आ जाएगा। इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है हमारा, जितने करंट से हमने स्टार्ट किया था उतना ही करंट वापस आ गया। अब हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को काउंट करना है। एक तो कैपिटल I है, एक I1 है और एक I2 है, मतलब इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 क्लोज पाथ लेने पड़ेंगे और हर एक क्लोज पाथ के लिए एक इक्वेशन लिखनी है। तो हम लर्न कर रहे हैं हाउ टू राइट इक्वेशन इन ए क्लोज पाथ। अब हमने मान लिया, वी ऑल्सो सेड कि हमें कैसा क्लोज पाथ लेना चाहिए, पॉसिबली छोटे से छोटा। मान लिया अब हम एक क्लोज पाथ लेते हैं CEGC, ये वाला क्लोज पाथ लेते हैं। तो हम ऐसे जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है, इसलिए प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है, इसलिए इट विल बी नेगेटिव। और यहाँ देखें क्या हो गया, हम जा तो ऐसे रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इट विल बिकम +6 into I minus I1 and that is equal to 0. Students, I can only teach you how to write the equation without making a mistake. So try to follow what we are saying and try to involve yourself in writing this equation. जैसे मान लिया अब हम लेते हैं क्लोज पाथ EGFE, तो इसके अंदर यहाँ से चले, अब ये है हमारी सर्किट लाइन नीचे की तरफ, तो करंट और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये होगा -8 into I2। यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है, इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव है। यहाँ पे लेकिन क्या हो गया कि करंट की डायरेक्शन और सर्किट लाइन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए ये प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। हमने 2 क्लोज पाथ ले लिए, 2 इक्वेशन लिख दी, एक और क्लोज पाथ लेंगे। अब हम एक थोड़ा सा बड़ा क्लोज पाथ ले रहे हैं, यहाँ से चले लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड रिटर्न बैक टू द पॉइंट ए। तो सबसे पहले जब यहाँ देखें वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट, तो ये होगा किस टाइप का प्रोडक्ट, सर्किट लाइन A to C है और ये होगा -2 times of I। फिर यहाँ पे करंट की और सर्किट लाइन की डायरेक्शन सेम है, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सर्किट लाइन सेम है, प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। और यहाँ पे भी द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सर्किट लाइन इज सेम, इसलिए दिस प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। फिर इधर आ जाइए, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए ये वोल्टेज विल बी +6.5। अगेन स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आ गई, I1 I2 I3। I1 एक I है, एक I1 है और एक I2 है, तो ये 3 वेरिएबल्स हो गए। अब 3 इक्वेशंस हैं, हम इनको सॉल्व कर लेंगे एंड गेट द वैल्यूज ऑफ द 3 करंट्स कैपिटल I, I1 एंड I2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। आपको अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई है, तो नेचुरली अब आप इसमें इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड कैपिटल R इफ नो करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। तो हम कहते हैं कि लेट ए करंट कैपिटल I बिगिन टू फ्लो लाइक दिस। तो कैपिटल I आ गया, आप कहते हैं कुछ करंट उधर जाएगा,
वो नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आई इधर आ गया, करंट कैन नॉट गो देयर, इट हैज़ टू रिटर्न बैक, तो ये कैपिटल आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। हमने पहले एक क्लोज पाथ लेना है, छोटे से छोटा लेने की कोशिश करें, ए बी सी एफ ए। तो इसके अंदर आप देखें ए से चले हम, ये हो गई हमारी सर्किट लाइन की डायरेक्शन, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं ना, तो ये प्लस होगा। यहाँ पे डायरेक्शन सर्किट लाइन की और करंट की सेम है, तो वो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट में भी एक क्लोज पाथ लेते हैं जिसका नाम है CFEDC। तो ये है सर्किट लाइन की डायरेक्शन। तो सर्किट लाइन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो -I/R हो गया। अब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, इसलिए ये वोल्टेज क्या हो गई, +2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे और इससे हम कैपिटल I और कैपिटल R निकाल पाएंगे। तो इतना आसान होता है। एग्ज़ाम में आपको रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कि इक्वेशंस को सॉल्व करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें स्टूडेंट्स ये 16 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ 4 ओम है, एक 9 वोल्ट बैटरी है, 3 वोल्ट बैटरी है। क्वेश्चन ये है कि हमें करंट निकालना है इन दिस रजिस्टर, I2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि यहाँ पे करंट I1 है, या I1 करंट पॉइंट C तक आ जाएगा। उसके बाद मान लिया कि कुछ करंट I2 ऐसे जाता है, तो ये करंट अगर I2 इधर आ गया तो यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा I1 माइनस I2, और ये I1 माइनस I2 इसके अंदर से भी फ्लो करेगा, पॉइंट D तक आ जाएगा, और ये दोनों करंट मिलके फिर से क्या हो जाएगा, I1, और ये I1 रिटर्न कर जाएगा। जितने करंट से हमने स्टार्ट किया उतना ही करंट हमको वापस मिल गया। अब हमने एक वेरिएबल काउंट करने चाहिए, एक I1 है, एक I2 है, इसका मतलब 2 क्लोज पाथ लेने हैं, और फॉर एवरी क्लोज पाथ वी हैव टू राइट 1 इक्वेशन। तो एक क्लोज पाथ लेते हैं ABCDEFA। तो यहाँ से चले तो ये प्रोडक्ट विल बी व्हाट, नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है। यहाँ पे हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, हायर टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव -9 लिखा। डायरेक्शन ऑफ करंट और सर्किट लाइन सेम है, नेगेटिव प्रोडक्ट, एंड देन यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, प्लस है ये, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, तो -4 इंटू I1, और यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, प्लस, तो +16 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमने लिख ली। अब हम एक और इक्वेशन लिखेंगे इस क्लोज पाथ के अंदर, कौन सा, CXYDC। तो देखिए ऐसे करके जा रहे हैं ना हम, तो ये हमारी सर्किट लाइन है, इसे हमें याद रखना है कि ये हमारी सर्किट लाइन है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आप देखें, सर्किट लाइन की डायरेक्शन और करंट की सेम है, तो ये प्रोडक्ट 2 इंटू I2 नेगेटिव है, देखिए। और यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, सर्किट लाइन इधर को जा रही है, और ये प्रोडक्ट विल बी व्हाट, पॉजिटिव, +1 इंटू I1 माइनस I2। हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इंक्रीज हो रही है कोई चीज, प्लस होगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें VA माइनस VB निकालना है। मान लिया पॉइंट A पे वोल्टेज VA है और पॉइंट B पे वोल्टेज है VB, तो VA माइनस VB निकालना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और 1 एम्पियर करंट सीधा जा रहा है।
तो हम कंक्लूड कर सकते हैं किरचॉफ लॉ लगा के कि अगर 2 एम्पियर आ रहा था और 1 एम्पियर हैज़ गॉन दैट वे, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू विल बी 1 एम्पियर। नाउ स्टूडेंट, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम लर्न कर रहे हैं कि एक पाथ के अंदर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पाथ लिया AXYB, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वोल्टेज क्या है? VA। अब सर्किट लाइन की डायरेक्शन ये है, हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो -1 करना पड़ेगा। फिर आगे सर्किट लाइन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव एंड दैट विल बी इक्वल टू VB। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और VA माइनस VB आ जाएगा। चलिए मैं फिर से बताता हूं दूसरे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें ही सेज द करंट इन द 4 ओम रजिस्टर इज 0। यहां पे ही सेज करंट की वैल्यू 0 है, तो फाइंड VA माइनस VB एंड द वैल्यू ऑफ R। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये गिवन है कि यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। मान लिया कि एक करंट चलता है यहाँ से I1, नो करंट विल गो ओवर हियर, तो ये I1 सीधा चला गया एंड देन I1 वापस आ गया। अब हमने पहले एक क्लोज पाथ लेना है ACDEA, ये वाला छोटा सा क्लोज पाथ। कैसे इक्वेशन लिखेंगे? यहां से ये हमारी सर्किट लाइन की डायरेक्शन है A to C, तो प्रोडक्ट विल बी व्हाट? नेगेटिव 1 इंटू I1। यहाँ पे भी -1 इंटू I1, और यहाँ पे तो कोई करंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, डाउन द हिल जा रहे हैं, तो माइनस हो गया। और यहाँ पे हम देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, अप द हिल हो गया +9। तो ऐसे याद रख लेते हैं कि वोल्टेज कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी। एक और क्लोज पाथ लेंगे ACDBFEA, ये बड़े वाला आउटर। तो मुश्किल नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस हो गई है। तो ये होगा -1 इंटू I1 यहाँ पे -I1 इंटू R, और यहाँ पे +9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट हम सॉल्व कर सकते हैं और I1 और R की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लिया I1 की वैल्यू A आ गई, R की वैल्यू आ गई B। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने सीखा था VA माइनस VB लिखना, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि इस केस में VA माइनस VB कैसे लिखेंगे। यहां से चले VA, फिर डाउन द हिल जा रहे हैं -9, यहाँ पे अप द हिल जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव +6, यहाँ पे कोई करंट नहीं था, इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB कैन बी कैलकुलेटेड। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ ये पूछा है कि फाइंड द करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। स्टूडेंट्स, व्हेन वी हैड डन द लास्ट वीडियो, तो उसमें हमने लूज एंड्स ऑफ द सर्किट की बात की थी कि किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो करता है जब करंट को उम्मीद हो, रास्ता हो वापस आने का। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे करंट चला, I1 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई करंट चला, I2 ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ कि कोई करंट इधर को चला गया, तो फिर देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट करंट रिटर्निंग बैक। इसलिए इस सिचुएशन में कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। मे आई रिपीट अगेन, करंट तभी फ्लो कर सकता है किसी भी रजिस्टर के अंदर when there is a possibility of the current returning to the same very place जहां से वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस और करें ट्राई। इस क्वेश्चन में he is asked what is I1 and I2। तो
करंट डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता, डजेंट मैटर एट ऑल। मान लिया कि यहाँ पे हमने एक करंट स्टार्ट किया यहाँ से I1, तो कुछ करंट इधर जा सकता है I2, और जो बच जाएगा वो हो गया I1 माइनस I2, हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इतना आसान है। आप चाहते तो आप कहते कि मान लिया यहाँ I1 है, वहाँ I2 है, तो यहाँ हो गया I1 माइनस I2। तो so long as you are following the Kirchhoff rules, you can do the current distribution in any way that you feel like, right? So यहाँ पे आई एम जस्ट रिपीटिंग, मान लिया एक करंट I1 ऐसे जा रहा है, I2 इधर चला गया, तो करंट बचा I1 माइनस I2 ऊपर, ऐसे I1 माइनस I2 इधर से आएगा, I2 इधर से आ रहा है, और टोटल करंट I2 प्लस I1 माइनस I2 ऐड होके ये I1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है। कितने वेरिएबल्स हो गए इस क्वेश्चन में? 2 वेरिएबल्स हो गए। इसका मतलब हमें 2 क्लोज पाथ लेने चाहिए, एंड फॉर एवरी क्लोज पाथ वी मस्ट राइट 1 इक्वेशन। जैसे स्टूडेंट्स हम फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्लोज पाथ लेते हैं ABEFA, तो अब आपको काफ़ी इजी लगने लगा होगा। यहाँ से चले तो ये वाली वोल्टेज क्या होगी? नेगेटिव -1, क्योंकि डाउन द हिल जा रहे हैं, और ये डायरेक्शन सेम है करंट की और सर्किट लाइन की। ऊपर वाले को ना देखें, सिर्फ इसको देखें और इसको देखें, सेम है, तो -3 टाइम्स ऑफ व्हाट? I2। आगे चले, डायरेक्शन सेम है, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, +4, दैट इज 0। इसी तरीके से एक और क्लोज पाथ लीजिए, BCDEB, ये वाला क्लोज पाथ। इसमें देखें इक्वेशन, यहाँ से चले, आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो -2 हो जाएगा। अब डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगा, -4 इंटू दिस। इधर आ गए, करंट की डायरेक्शन इधर को है और सर्किट लाइन अपोजिट है, तो प्रोडक्ट 3 टाइम्स ऑफ I2 हो गया, और ये -2 पॉजिटिव है तो ये प्लस हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो इतने सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स वी हैव ट्राइड कि आप भी इन इक्वेशंस को लिखना सीख जाएं। एग्ज़ाम में इफ़ यू कैन राइट दीज इक्वेशंस, तो बिलीव मी 95% ऑफ द क्वेश्चन वुड बी सॉल्व्ड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपको भी करवाया है। क्वेश्चन है फाइंड I1, I2 एंड I3 इन द फॉलोइंग सर्किट। तो मान लिया यहाँ से I1 चला, ये I1 यहाँ आ गया, उसके बाद I2 ऊपर चला गया, तो यहाँ बचेगा I1 माइनस I2। I2 में से मान लिया कि I3 इधर आ गया, तो वहाँ कितना करंट बचेगा? I2 माइनस I3। ये I3 नीचे आ रहा है, I1 माइनस I2 इधर से आ रहा है, और ये दोनों मिलके करंट कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2 प्लस I3, और ये दोनों करंट मिलके और टोटल करंट कितना बनाएंगे? I1। दैट इज द करंट विद विच वी हैव स्टार्टेड। इसका मतलब जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल प्रॉपर है। अब हमने एक छोटा क्लोज पाथ लेना है, BCEB, तो उसकी इक्वेशन देखें, डायरेक्शन ऑफ सर्किट लाइन और करंट सेम है, तो -10 टाइम्स ऑफ I2। यहाँ पे भी सेम है, -5 इंटू I3, और यहाँ पे अपोजिट है, तो प्लस हो जाएगा ऑफ I1 माइनस I2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप चलें, एक क्लोज पाथ लें, DCED, ऐसे जाएं, तो इसके अंदर डायरेक्शन अपोजिट है करंट की और सर्किट लाइन की, तो वो प्लस होगा, +5 इंटू I2 माइनस I3। देन सेम है डायरेक्शन एंड करंट, तो -5 इंटू I3, ये भी सेम है, तो -10 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। एक और क्लोज पाथ ले लें, ऐसे करके आ जाएं, मीनिंग ABEDF एंड बैक टू A। तो इसमें यहाँ से चले, तो यहाँ पे देखें, ऊपर वाले को नहीं देखना, यू हैव टू सी दिस एंड द करंट सेम है, तो -5 इंटू I1 माइनस I2, इधर आ जाएं,
-10 इंटू द करेंट I1 माइनस I2 प्लस I3, और यहाँ आ जाएं सेम डायरेक्शन तो -10 इंटू I1, एंड देन ये वाली जो बैटरी है इसकी वोल्टेज को भी लिखना है, दैट विल बी +10 विच इज़ मिस्ड आउट, तो आई राइट इट नाउ स्टूडेंट्स, ये +10 इज इक्वल टू 0. सो दैट्स हाउ वी डू दिस. अब हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है और I1, I2, I3 की वैल्यूज़ को निकाल लेना है. Now the next question is very easy. Question है, find the potential difference between the point B and E. You will say potential difference होता है current multiplied by resistance. अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ करंट कितना है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम आराम से निकाल लेंगे. तो किसी भी सर्किटरी प्रॉब्लम में मान लिया कि यहाँ से करंट I1 चला, तो नेचुरली एक करंट यहाँ से चला, तो जितना करंट चला उतना ही करंट वापस भी आना चाहिए. मान लिया यहाँ से करंट I2 चला तो सेम करंट वापस आना चाहिए. I1 ऊपर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो इधर मिलके हो जाएगा I1 प्लस I2. उसके बाद I1 प्लस I2 में से I1 करंट ऊपर चला जाता है और I2 करंट नीचे चला जाता है. तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन. आप चाहें तो अपने तरीके से कर सकते हैं. जैसे आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर आप यहाँ I1 ले लेते, I2 ऊपर चला जाता तो ये हो जाता I1 माइनस I2, एज सिंपल एज दैट. अब हमने कितने वेरिएबल हैं उनको पहले काउंट करना चाहिए. एक I1 है, एक I2 है, इसका मतलब 2 क्लोज पाथ लेने हैं और 2 इक्वेशन लिखनी है. नाउ यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लोज पाथ A, B, E, F, A, ये ऊपर वाला. तो इसके अंदर देखिए ये प्रोडक्ट वुड बी व्हाट, नेगेटिव, तो इट विल बी -2 इंटू I1. यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ सर्किट लाइन एंड करंट सेम है, तो वो नेगेटिव है. -8 इंटू I1 प्लस I2 सेम है, -3 इंटू I1. इधर आ जाइए, यहाँ हम जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस को देखें 2 ओम है और करंट भी सेम है, तो दैट इज़ -2 इंटू दिस. हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं ऑफ द बैटरी, तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, तो दैट इज़ +1.5, दैट इज़ इक्वल टू 0. जस्ट टू एक्सप्लेन अगेन, एक और क्लोज पाथ लीजिए B, C, D, E, B. तो इसके अंदर हम ऐसे करके जा रहे हैं, तो यहाँ से हम चलते हैं तो देखिए ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना सर्किट लाइन की विद द करंट, तो +2 टाइम्स ऑफ I2 हो गया. इधर आ जाइए, पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. करंट की डायरेक्शन ऐसे है, सर्किट लाइन ऐसे है, तो अपोजिट हो गया. अपोजिट का मतलब +1 टाइम्स ऑफ I2. फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं ऑफ द बैटरी, तो वो -2 हो जाएगा. एंड और आगे चलिए, डायरेक्शन अपोजिट है तो +3 टाइम्स ऑफ I2 हो गया. अब यहाँ पे आप देखें सर्किट लाइन ऐसे है, करंट अपोजिट है, तो ये प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा. 8 इंटू दिस इज इक्वल टू 0. अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, I1 और I2 को निकाल लेना है, और उसके बाद कहना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड E इज़ करंट इंटू रेजिस्टेंस, I1 प्लस I2 इंटू 8, वो वैल्यूज़ हमने डाल देनी है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. बट लेट मी जस्ट टेल यू कि इसमें जो आज मैंने आपको बताया है, इट इज़ ए गेम ऑफ प्रैक्टिस. आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव प्रैक्टिस तो छोटी मोटी गलती एग्ज़ाम में हो सकती है. सो टू ओवरकम दैट आप 2-3 सर्किट्स लें, खुद बोल बोल के इक्वेशंस लिखें, देन कंपेयर इट विद व्हाट वी हैव रिटन, और उससे आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.